नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज लेकर फिर उपस्थित हैं आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसमें हम लोग आज भारतीय राज्य व्यवस्था या पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। लास्ट में जरूर बताइएगा कि कितने इस सेशन में आपके प्रश्न सही हुए हैं। तो आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। चलते हैं बिना देर किए हुए हम अपने आज के सेशन पे। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का उल्लेख प्रत्यक्ष रूप से कहाँ पे मिलता है? प्रस्तावना में, भाग 1 में, अनुच्छेद 1 में या फिर 7वीं अनुसूची में? तो यहाँ पर बेटे देखिए, संघीय व्यवस्था की बात कर रहा है, जो फेडरल सिस्टम है उसका डायरेक्ट जो है कहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपका जो आर्टिकल संख्या 1 है इसमें आपको मेंशन किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत में क्या होगा, भारत में जो है एक राज्यों का संघ होगा। किसका संघ? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। ये चीज कहाँ पे मेंशन कर दी गई है? तो ये आपके आर्टिकल संख्या 1 में ही मेंशन कर दी गई। तो इसीलिए इस चीज को आपको याद रखना बेटा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, समवर्ती सूची में विषय शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? जो समवर्ती सूची है ये कहाँ से ली गई है? डायरेक्ट प्रश्न ये बनता है, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर आयरलैंड से? तो बेटा ये जो समवर्ती सूची का विषय है ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है यह विचार। और इस सूची में क्या होता है, दोनों केंद्र भी कानून बना सकता है, केंद्र के साथ में आपका जो राज्य होता है राज्य भी कानून बना सकता है। वहीं पे अगर बात करते हैं संघ सूची को, संघ सूची में से केवल केंद्र बना सकता है। अगर संघ सूची की बात करते हैं तो केवल बनाता है। और वहीं पे अगर जो है राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सूची पे केवल राज्य बनाता है। लेकिन जब समवर्ती सूची की बात आती है तो यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, और साथ ही में जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं? वो आपके केंद्र के पास होती हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये जो कानून है, ये जो टकराव की स्थिति है ये कहाँ पे मेंशन की गई? तो ये 7वीं जो अनुसूची है वहां पे मेंशन किया गया है। तो इस चीज को भी यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा अधिकार केवल आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका आपातकाल में निलंबित किए जाने वाली बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपातकाल में तो सभी निलंबित हो सकते हैं। उसमें कौन कौन नहीं हो सकता? 44वें कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट होता है इसके बाद में, ये कब होता है? ये 1978 में होता है। इसके बाद में आपके 2 आर्टिकल हैं। कौन से आर्टिकल? एक आर्टिकल 20 है और एक आर्टिकल आपका 21 है। इन दोनों के अतिरिक्त जितने भी मूल अधिकार हैं उन सभी को निलंबित किया जा सकता है, उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जिसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिकार केवल आपातकाल निलंबित किया जा सकता है, इसमें 14 भी कह रहा है, 19 भी कह रहा है, 20 भी कह रहा है, 21 भी कह रहा है। तो आखिर बेटा ये प्रश्न क्यों पूछा? हमने बताया 44वें संविधान संशोधन के बाद 20 और 21 को छोड़कर सभी को निलंबित कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या माजरा है? बेटा यहाँ पे माजरा ये है कि यहाँ का जो ये प्रश्न है, ये आर्टिकल संख्या आपका जो है आर्टिकल ये 358 के तहत पूछा गया। अब ये 358 कौन सी बला है? 358 ये बला है कि बाकी सभी जो भी अधिकार हैं उनको निलंबित करने के लिए क्या किया जाता है? राष्ट्रपति का अनुशंसा चाहिए होती है। जो आपके राष्ट्रपति महोदय होते हैं इनके आदेश की जरूरत पड़ती है, ठीक, इनके आदेश की जरूरत पड़ती है। लेकिन आर्टिकल संख्या जो 19 है ये स्वतः निलंबित हो जाता है, ठीक। कैसे निलंबित होता है बेटा? स्वतः निलंबित होता है। तो इसीलिए इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये चीज मेन हो जाती है। अगर हम कहें तो यहाँ पे ये चीज मेन हो गई कि ये स्वतः निलंबित हो रहा है। तो प्रश्न ये होना चाहिए था, निम्न में से कौन सा अधिकार केवल जो है स्वतः निलंबित होता है? अगर प्रश्न ये से पूछा जाता तब आपका ये प्रश्न सही था, ठीक। तो मैंने पूरी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी, क्योंकि आयोग का पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। क्लियर? मैंने सारी चीजें एकदम क्लियर कर दी। और ये सब केस कैसे निलंबित होता, आपातकाल कैसे लागू होता? तो 352 के तहत आपका आपातकाल को लागू किया जाता है। क्लियर बेटा? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर हम। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? प्रत्यक्ष चुनाव से, साधारण बहुमत से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संख्यकीय मत से या फिर मनोनयन की प्रणाली के द्वारा? तो यहाँ पे यही चीज खास है
कि इसमें आखिर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जब उपराष्ट्रपति के हम इलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी कौन शामिल होता है, यहाँ पे आपकी संसद शामिल होती है। और संसद के कौन से सदन, तो दोनों सदन आ जाता है, लोकसभा भी आ जाती है प्लस आपका राज्यसभा भी आ जाता है, ये दोनों सदन शामिल हो जाते हैं। और दोनों सदन जब शामिल होते हैं तो किस प्रणाली का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। और ये भी कैसे, अब इसमें देखिए इसके सभी सदस्य शामिल होते हैं, ये भी नहीं, कैसे सदस्य, सभी सदस्य। ये यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे निर्वाचित सदस्य ही रखेंगे, मनोनीत सदस्य बाहर कर देंगे, यहाँ पे सभी सदस्य शामिल हो जाते हैं। क्लियर, तो इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका, संसद को नियंत्रित करना, कार्यपालिका को कमजोर करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, या फिर संविधान को संशोधन करना। तो यहाँ पे जो न्यायिक सक्रियता होती है, ये आपके जो नागरिक होते हैं, नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए जो है किया जाता है। आखिर न्यायिक सक्रियता है क्या, पहला प्रश्न यही ये है कि जब न्याय जो है ज्यादा सक्रिय हो जाए, न्याय सक्रिय रहे, जैसे कि कोई घटना घटित हुई, उस घटना का संज्ञान लेकर क्या किया जाए, आपका कोई निर्णय दे दिया जाए। जैसे अभी हाल ही की खबर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अभी हाल ही में क्या होता है कि एक बच्चा अपने पिता के साथ में दिल्ली की सड़कों पर चल रहा होता है, जिसमें एक ट्रक आती है, उसे कुचल कर चली जाती है। ये सिर्फ एक घटना हुई, लेकिन इस घटना पे क्या किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया जाता है। और उसने क्या किया कि आपका ये कहा जाता है कि सड़क जो है, जाहिर सी बात है कि आपने गाड़ियों के लिए बनाया, लेकिन सड़क पे चलने का मौलिक अधिकार किसका है, यहाँ पे इंसानों का है, मानव का है। तो इसीलिए आपके आर्टिकल संख्या 19(1) के डी के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया कि ये आपका मूल अधिकार है, सड़क पर चलना और सड़क पे सुरक्षा व्यवस्था करना। तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है उसकी भी आलोचना की है। तो जाहिर सी बात है, उसकी आलोचना हुई तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अगर संज्ञान लेती है तो उस पे उसे दूसरा कानून बना के लाना पड़ेगा, जिसमें जो है फुटपाथ जो बनाए जाते हैं, ये सिर्फ सड़क या ये सारी चीजें नहीं, इस पे इंसानों को चलने के लिए बनाया जाता है। ठीक, तो ये क्या हम शामिल करेंगे, ये कहेंगे कि न्यायिक सक्रियता होगी कि एक घटना घटी हुई और घटना का संज्ञान लिया गया, उस पे एक आदेश पारित कर दिया गया और आपका सड़क पे चलना मूल अधिकार हो गया। तो इसलिए ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है। क्लियर बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। प्रश्न है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किस अवधि के लिए होती है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर राष्ट्रपति की इच्छा तक। तो बेटा देखिए यहाँ पे सिंपल से याद देखिएगा, यहाँ पे सामान्य अगर अवस्था की बात करते हैं, सामान्य, तो इस कंडीशन में 5 ईयर होती है, कितने साल, 5 वर्ष। वैसे अगर संविधान की बात करते हैं तो आपके राष्ट्रपति की इच्छा तक होती है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वो 5 वर्ष के बाद भी पद पे धारण कर सकता है, मतलब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इसे कहा जाता है। ठीक, क्योंकि हटाने के बारे में बेटा संविधान में कोई भी व्यवस्था इसके नहीं दी गई है कि इसके पद रिक्त कैसे होगा, कितने समय बाद होगा, इसके बारे में कोई भी प्रक्रिया आपके संविधान में वर्णित नहीं है राज्यपाल के संदर्भ में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 280, 281, 324 या फिर 360। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा 280 जो है वो उसके अंतर्गत वित्त आयोग के गठन की बात करता है। वित्त आयोग करता क्या है यहाँ पे, तो ये आपका केंद्र और केंद्र के साथ में जो राज्य है, राज्य के लिए जो है अनुशंसा करता है, किसके, राजस्व बंटवारे के लिए, राजस्व बंटवारे के लिए। ये चीज यहाँ पे खास हो जाती है, तो इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। और इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है और 280 के अंतर्गत है। ये कई बार पेपर में पूछा गया, तो इसलिए याद रखिएगा वित्त आयोग 280। चलते अगले प्रश्न पर। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है, केवल शिक्षित मतदाता, केवल करदाता,
18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिक, केवल पुरुष मतदाता। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा 18 वर्ष से सभी जो भी ऊपर के नागरिक हैं वो सभी वयस्क मताधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। पहले ये जो उम्र है इसे ज्यादा रखा गया था, 21 वर्ष रखा गया था, लेकिन बाद में जो है 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो उस चीज को भी याद रखिएगा। अगर आर्टिकल की बात करता है कि किस आर्टिकल में इसका अधिकार प्रदान किया गया है, तो आपका आर्टिकल संख्या 326 के अंतर्गत ये अधिकार भी आपको दिया गया है वयस्क मताधिकार का, ठीक, जिसे एडल्ट फ्रेंचाइजी के तौर पे हम जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हम लोकसभा सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है या फिर कैबिनेट सचिव होता है? तो लोकसभा सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है या प्रमुख होता है ये हमेशा लोकसभा अध्यक्ष होता है। जो भी लोकसभा अध्यक्ष होगा वो उसका आरा स्वतः ही जो है क्या हो जाता है, आपका सचिवालय लोकसभा सचिवालय का अध्यक्ष भी हो जाता है या प्रमुख हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 2930 में, अनुच्छेद 32 में। तो अल्पसंख्यकों के संदर्भ में आपका आर्टिकल संख्या जो 2930 है इसमें दिए गए हैं। और हमेशा जो इनको देखा जाता है इनकी भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा के लिए, और साथ ही में ये शैक्षणिक संस्थान वगैरह भी स्थापित कर सकते हैं। तो इसलिए इसे याद रखिएगा, ये कई बार पेपर में पूछा गया है आपसे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हम भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की परंपरा से होती है। किस परंपरा से? वरिष्ठता के आधार पर, चुनाव के आधार पर, संसद की सिफारिश पे या राष्ट्रपति के विवेक के माध्यम से होती है। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, हमेशा जो मुख्य न्यायाधीश का निर्वाचन होता है ये जो संविधान में दिया गया है, संविधान में आपका वरिष्ठता के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, इसमें न्यायाधीशों की अनुशंसा लगती है, तो इसलिए ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक कोलोजियम पद्धति अपनाई जाती है, कोलोजियम प्रणाली अपनाई जाती है, उसके माध्यम से जो है आपके न्यायाधीशों को नियुक्त होती है, जिसमें आपके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सभी लोग शामिल होते हैं। वो व्यक्तियों को रिकमेंड करते हैं, नाम को रिकमेंड करते हैं, उसी नाम में से राष्ट्रपति उनको चुन लेता है। तो इस तरह से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? 5वीं, 6वीं, 7वीं या फिर 8वीं? तो बेटा यहाँ पे कमेंट जरूर करिएगा, आसान प्रश्न सबको पता होगा। तो यहाँ पे 8वीं अनुसूची जो है आपकी भाषाओं से संबंधित है। इसमें अगर मूल संविधान की बात करते हैं तो उस समय आपकी इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में बेटा इसमें टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। 22 भाषाओं में कई बार जो है संशोधन करके इसे धीरे धीरे बढ़ाते रहे, जो भी भाषाओं की जरूरत पड़ी। हाँ, इसमें आपके अंग्रेजी मान्यता प्राप्त भाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया, इस चीज को भी याद रखिएगा। कौन सी अनुसूची है? तो 8वीं अनुसूची। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर आजीवन? तो बेटा सामान्यतः देखिए राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदस्य है, मतलब स्थायी संस्था है। लेकिन ऐसा नहीं कि स्थायी संस्था हो गई तो यहाँ के जो मेंबर हैं वो भी स्थायी हो जाएंगे। इनका जो कार्यकाल होता है बेटा ये 6 वर्ष के लिए होता है। 6 वर्ष के बाद हमेशा इनका रिटायरमेंट होता रहता है, नए नए सदस्य आते रहते हैं। और ये प्रक्रिया कब से दोहराई जाती है? प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतर्गत ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। चलते अगले प्रश्न पर। भारत में महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल किसका विधिक सलाहकार होता है? संसद का होता है, सर्वोच्च न्यायालय का होता है, राष्ट्रपति का होता है या फिर केंद्र सरकार का होता है? यहाँ में महाधिवक्ता की बात की है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये केंद्र सरकार का जो है क्या है, ये सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। और उसकी नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अगर बात करते हैं नियुक्ति की तो यहाँ पे राष्ट्रपति को याद रखिएगा। क्लियर बेटा? चलते अगले प्रश्न पर। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को या फिर मौलिक कर्तव्य को? तो जो संविधान की आत्मा है बेटा, देखिए इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा। जैसे कि बी आर अम्बेडकर की बात करें, उन्होंने आर्टिकल संख्या 32 को कहा, लेकिन सामान्य तौर पर जो संविधान की आत्मा कहा जाता है ये आपकी प्रस्तावना को माना जाता है, प्रस्तावना को ही समझा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें संविधान के उद्देश्य, उसके आदर्श
और उसके मूल दर्शन निहित होते हैं और इसी को देखकर ही आपके संविधान की भी व्याख्या की जाती है। तो बेटा इस चीज को जरूर याद रखिएगा। तो आज के सेशन के जो हमारे प्रश्न थे ये तो कंप्लीट होते हैं। आपका स्कोर कितना रहा, 15 क्वेश्चन में आपने कितने सही वो जो बताइएगा। साथ में ये जो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं इसका उत्तर दीजिएगा। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ, 2005 में, 2010 में, 2015 में या फिर 2000 जो है 1978 में। तो जो भी सही आंसर है उसका उत्तर दीजिएगा। और अब देख लेते हैं जो कल हमने प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर। हमारा प्रश्न था भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस राज्य में है, झारखंड में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो जो आपका झारखंड एरिया है, झारखंड एरिया में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादक राज्य भी है और यहाँ पे आपका खंड जो है भंडार भी सबसे ज्यादा है। अगर बात करते हैं यहाँ पे जो खदान वगैरह की बात है तो यहाँ पे एक झरिया पाया जाता है क्षेत्र है और इसके बाद बोकारो बोकारो ये जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कोयला है। ठीक, तो इस चीज को यहाँ पे याद आपको रखना है। तो आज का सेशन जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल जो हमारी क्लास रहेगी ये आपकी इकोनॉमी सेशन की रहेगी। तो इसके साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सलाह है, कोई आपका रिकमेंडेशन है कि आप इसमें और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।